गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सारणिकों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, उनके गुणधर्म को मैंने एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सारणिकों के गुणधर्म से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करके यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1 इक्वल टू 0। हमें क्या बोला है, ये हमें एक सारणिक दिया है, इसके इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। ठीक है, एक सारणिक दिया है, इस सारणिक के इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। अब इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है तो यहाँ पर हमें सारणिकों के गुणधर्म का उपयोग करते हुए इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए किसी भी चीज़ को प्रूव करने बोले, तो वहाँ पर हम तो सबसे पहले हमें संक्रिया लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें उसको वैल्यू को क्या करना है, छोटा करना है। ठीक है, तो संक्रिया जैसे कि पिछले बार हमने आव्यूह में देखा था, जब हम ए इनवर्स निकालते थे तो वहाँ पर या तो हम केवल कॉलम वाली संक्रिया लगाते थे या तो केवल रो वाली संक्रिया लगाते थे। लेकिन आप सारणिक में रो और कॉलम दोनों संक्रिया का उपयोग कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। अगर आपको रो वाले का उपयोग करना है तो रो वाली संक्रिया का उपयोग करिए, अगर कॉलम वाली संक्रिया का उपयोग करना है तो कॉलम वाली संक्रिया का उपयोग करिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे 1 1 या मुझे यहाँ पर 0 करना है, तो मैं 0 कौन से कंडीशन में कर सकती हूँ, या तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरा 0 हो जाए मेरा, तब इस सारणिक की वैल्यू 0 हो जाती है। ये हमने गुणधर्म में पढ़ा था। या तो फिर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम की वैल्यू सेम हो जाए तो सारणिक की वैल्यू 0 हो जाती है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। मैंने संक्रिया लगाया R1 इक्वल टू R1 प्लस R2। मैंने संक्रिया लगाया है R1 में। R1 में क्या संक्रिया लगाया है, मैंने R1 और R2 को प्लस कर दिया है। तो मैं R1 और R2 को प्लस करूँगी तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, देन फिर x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपका जेड एक्स वाई 1 1 1। क्योंकि संक्रिया आपकी केवल R1 में लगी है तो परिवर्तन केवल R1 में होगा, R2 और R3 में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो आपका एज इट इज़ रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि तीनों जो आपका फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में एक्स वाई जेड कॉमन है। तो हमने गुणधर्म में पढ़ा था कि अगर किसी पंक्ति या किसी रो में अगर किसी पंक्ति या किसी कॉलम में कोई एक अचर वैल्यू अगर कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो उसे हम सारणिक से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम सारणिक से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसे अगर मैं सारणिक से बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि ये कॉमन है मेरा, तो मैंने इसे बाहर निकाल दिया, तो मुझे क्या मिला 1 1 1। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो आपका R1 है और R2 है, दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे में कि पंक्ति 1 और पंक्ति 2, R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या है, कॉमन है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो सारणिकों के गुणधर्म के नियम से जो सारणिक होगा उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू इंटू क्या हो जाएगा, शून्य। तो इस प्रकार ये जो सारणिक है इसका मान शून्य हो गया। हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, ए प्लस बी, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस टू बी, ए इक्वल टू 9, ए प्लस बी, बी स्क्वायर। आपको ये एक सारणिक दिया है, इस सारणिक में आप इस सारणिक का यूज़ करके आपको ये वैल्यू प्रूफ करनी है। सेम वही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में ये बोला है यहाँ पर सारणिकों के गुण धर्म का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। आपको इसके इक्वल ये सिद्ध करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का टाइप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, ए प्लस टू बी, यहाँ पर भी ए प्लस टू बी, ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी, ए प्लस टू बी, ए, यहाँ पर 3 वैल्यू है, ये ए प्लस बी, ए प्लस टू बी। यहाँ बाकी जो फर्स्ट वाले आपके रो में जो वैल्यू है, बाकी सेकंड रो और थर्ड रो में भी वही सेम वैल्यू है, ए प्लस टू बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस टू बी, ए। कहने का मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वही वैल्यू सेकंड और थर्ड रो में भी रिपीट हो रही है, बस उनका स्थान परिवर्तित है। पहले ए यहाँ पर है तो यहाँ पर है, तो फिर ए यहाँ पर हो गया आपका। कहने का मतलब अगर जब भी आप सारणिक देखते हैं, अगर आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी है तो पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में जो 3 वैल्यू है, ये जो 3 वैल्यू है ये सेकंड वाले और थर्ड वाले रो में भी रिपीट हो रही है। तो कभी भी इस टाइप का जो क्वेश्चन आए, ये तीनों आपस में रिपीट हो ना, यहाँ पर भी यही तीनों वैल्यू है, यहाँ पर भी यही तीनों वैल्यू, यहाँ पर भी यही तीनों वैल्यू है, बस उनका
जो पोजीशन है वो अलग अलग है। कभी यहाँ पर a+b अभी यहाँ पर है तो यहाँ पर है तो यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जो पहले रो में जो वैल्यू है वो दूसरे और तीसरे रो में भी रिपीट हो रही है, या फिर कॉलम वाइज भी देख सकते हैं, कॉलम वाइज भी सेम वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है। जैसे पहले कॉलम में वैल्यू है तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में भी वही वैल्यू रिपीट हो रही है, बस उनकी पोजीशन अलग अलग है, कोई पहले है तो कोई बाद में है। तो हमेशा इस समय क्या करेंगे, या तो आप तीनों रो को जोड़ लीजिए, ये तीनों रो को, या तो फिर आप तीनों कॉलम को जोड़ लीजिए। पहली संक्रिया हमेशा आप यही लगाएंगे, तीनों रो या तीनों कॉलम को जोड़ लीजिए। मैंने यहाँ पर कॉलम वाइज संक्रिया लगाई है, तो मैंने कॉलम 1 में ऑपरेशन परफॉर्म किया है C1 + C2 + C3। मैं तीनों कॉलम को क्या किया है, जोड़ दिया है। कभी भी आपको सिद्ध करने के लिए बोलेगा सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए, तो हमेशा याद रखिए कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को पूरा 1 करना है आपको। संक्रिया लगा करके कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम को आपको पूरा 1 करना है। 1 करने के बाद अगर आपका पूरा एक कॉलम 1 हो जाता है या पूरा एक रो 1 हो जाता है, तो उसकी सहायता से बाकी दोनों 1 वाली वैल्यू को आपको 0 करना है और प्रसार कर देना है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो तीनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, C1 + C2 + C3 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पर तीनों को ऐड किया, ये a+2b a+b a+b a+2b और इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद आपने C1 में ऐड किया है C1 + C2 C3 को, C2 + C2 और C3 आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर इसको टोटल करेंगे तो 3a+b 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 हो गया। अब तीनों आपका जो आपका कॉलम 1 है, इस कॉलम 1 में ये वैल्यू क्या है, कॉमन है। तो कॉलम 1 से मैंने ये वैल्यू बाहर निकाल लिया, उभयनिष्ठ तो मैंने से बाहर निकाल लिया। तो मुझे यहाँ पर क्या बचा, 1 1 1। यही आपको करना है। कहीं भी आपको सॉल्व करना हो किसी भी सारणिक को, इक्वल टू में आपको कुछ चीज़ प्रूफ करनी हो, कभी भी सारणिक दे उसे प्रूफ करना हो, तो आपको कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो उसको आपको 1 करना है बस। अगर आपने 1 कर लिया, आपका आधा काम वहीं हो जाएगा। 1 करने के बाद एक 1 की सहायता से बाकी जो एक रो की सहायता से जो बाकी दो रो रहेंगे, या अगर आपने कॉलम को 1 किया है तो एक कॉलम यहाँ पर मैंने कॉलम को 1 किया है, तो इसकी सहायता से बाकी जो दो आपके रो की जो वैल्यू रहेगी, इसको आपको 0 0 करना है, उसके बाद प्रसार कर देना है। जैसे यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर मैंने R2 में संक्रिया लगाई है। R2 में संक्रिया क्या लगाई है, R2 - R1। मैंने R2 में से R1 को माइनस किया है, और R3 में भी संक्रिया लगाई है, R3 में से R1 को माइनस किया है। तो यहाँ पर माइनस जब मैं करूँगी तो ये 1 - 1 1 मेरा 0 हो जाएगा। बस यही करना है हमें। पहले कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम को आपको 1 कर लेना है, तीनों को पूरा 1 कर लिया। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ये वैल्यू को जब हमने यहाँ पर 1 किया, 1 करने के बाद इस 1 की सहायता से बाकी दोनों 1 को हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। 0 करने के बाद अब हमें वैल्यू कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है। अब आपको वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस जो आपका C1 वाला जो यहाँ पर आपका कॉलम है, इसके सापेक्ष आपको प्रसार कर देना है, क्योंकि ये 1 हो गया, बाकी दो 0 है। तो यहाँ पर हमें प्रसार करने में कैलकुलेशन हमारी इजी होगी। तो यहाँ पर C1 के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने के पहले देख लेते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू कॉमन होती तो उसे कॉमन निकाल लेंगे। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाले रो में -b कॉमन है, तो मैंने -b बाहर निकाल लिया। यहाँ पर मेरा b कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर b बाहर निकाल लिया। और मेरा यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 0 0 a+b 1 1 a+2b 1 -2। अब मुझे यहाँ पर प्रसार करने में ईजी होगा, तो मैं आराम से प्रसार कर सकती हूँ। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, जब हम प्रसार करेंगे 1 के सापेक्ष, जब हम 1 के सापेक्ष यहाँ पर प्रसार करेंगे, इसके साथ जब हमें प्रसार करना है, तो ये जो वैल्यू है, ये जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको छोड़ करके जो बाकी वैल्यू बचती है उसका सारणिक हमें निकालना होता है। तो ये आपका फर्स्ट रो में है और ये आपका फर्स्ट कॉलम है, दोनों को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपकी वैल्यू क्या बच रही है, यहाँ पर 1 1 1 -2। इसका हमें क्या निकालना है, सारणिक निकालना है। और यहाँ पर b और b को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, और माइनस हमने सामने लगा दिया। बस हमने यहाँ पर वही किया है, -3 a+b b²। अब ये हमारा सारणिक आ गया। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो -2 -1। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा -3। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 a+b b²। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने इसको इस प्रकार सिद्ध
कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n 1 ओमेगा की पावर 2n 1 ओमेगा की पावर n इक्वल टू 0। ये भी आपको इस सारणी के इक्वल टू ये 0 प्रूफ करना है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो रहा है। देखिए 1 ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। मतलब यही तीन जो वैल्यू है ये सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों में आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक, या फिर आप यहाँ पे कॉलम में देखोगे तो यही तीन वैल्यू जो है सेकंड और थर्ड रो में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। बस इसकी पोजीशन इंटरचेंज है, पोजीशन इसके आगे पीछे है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम वही करना है। तीनों कॉलम को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर भी मैंने सेम संक्रिया लगाई। कॉलम 1 में क्या किया, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जब इसे प्लस करते हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n ओमेगा की पावर 2n 1 1 प्लस ओमेगा की पावर n। अब ये तीनों वैल्यू आपका कॉलम वन में क्या है, कॉमन है। तो कॉलम 1 से हम तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जब हम इसे कॉलम से बाहर निकालेंगे, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या बची, 1 1 1 ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n 1 ओमेगा की पावर 2n 1 ओमेगा की पावर n। अब इस 1 की सहायता से बाकी दोनों 1 को मुझे क्या करना है, 0 करना है। तो सेम वही संक्रिया लगानी है आपको। R2 में मैंने संक्रिया लगाई है, R2 माइनस R1, माने इस वाले में से मैं इस वाली अगर रो को माइनस कर दूँ और R3 वाले रो में मैं R1 वाले रो को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। बस मैंने वही किया है, माइनस किया है। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो कुछ इस प्रकार इसे हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर हमें मिलता है 1 ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n 0 ओमेगा की पावर 2n माइनस ओमेगा की पावर n 1 माइनस ओमेगा की पावर 2n 0 1 माइनस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर 2n। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये कॉलम 1 के सापेक्ष मैं क्या कर दूँगी, प्रसार कर दूँगी। इस कॉलम 1 के सापेक्ष जब मैं प्रसार करूँगी तो मुझे यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगा, प्रसार करना है। तो ये 1 कौन से वाले रो में आ रहा है आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपको क्या कर लेना है, छोड़ देना है। छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसको छुपाए थे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। और हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो ओमेगा की पावर 2n माइनस ओमेगा की पावर n मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर 2n, देन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस ओमेगा की पावर n 1 माइनस ओमेगा की पावर 2n। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देना है। यहाँ पर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कि ओमेगा की पावर 2n का मल्टीप्लाई इससे किए तो ओमेगा की पावर 3n, क्योंकि दोनों के आधार समान है तो घातें इनकी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो माइनस ओमेगा की पावर 4n। इसका मल्टीप्लाई इससे किए माइनस ओमेगा की पावर 2n, देन इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस ओमेगा की पावर 3n आ जाएगा। नेक्स्ट 1 का मल्टीप्लाई दोनों से किए, एज इट इज़ वही वाली वैल्यू आएगी। माइनस ओमेगा की पावर n का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, माइनस ओमेगा की पावर n, और ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा की पावर 3n। देन ये आपकी वैल्यू आई। मैंने पीछे जो लिखा था उसको फिर से यहाँ पे लिख दिया है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और साइन का अंदर आपका माइनस का इनटू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका ओमेगा की पावर 3n ओमेगा की पावर 3n क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ओमेगा की पावर 2 ओमेगा की पावर 3n हो जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 4n माइनस ओमेगा की पावर 2n। यहाँ पर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस साइन के अंदर इनटू होगा तो हमें क्या मिलेगा, -1 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पर मिल जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस आपका माइनस। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ओमेगा की पावर 2n ओमेगा की पावर 2n कैंसिल हो जाएगा, 2 ओमेगा की पावर 3n और ये माइनस ओमेगा की पावर 3n माइनस हो के आपको मिल जाएगा ओमेगा की पावर 3n, देन ये वाली वैल्यू तो माइनस ओमेगा की पावर 4n प्लस ओमेगा की पावर n माइनस 1। अब हम जानते हैं जो ओमेगा की पावर 3 होता है वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है। अब अगर दोनों तरफ मैं n का मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों के पावर में मैं n का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3 इंटू n इंटू 1 की पावर n।
तो ओमेगा की पावर 3n इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू आपकी क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पर जो आपका n है बिलोंग्स टू कैपिटल एन है। यहाँ पर n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है मतलब जो वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब यहाँ पर n की पावर क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 1 की पावर आप कुछ भी लिख लीजिए, वो 1 ही आता है। इसलिए ओमेगा की पावर 3n इक्वल टू आपका क्या आया है, 1। इसलिए मैंने इसकी जगह पर क्या पुट किया है, 1। और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर n। मैंने तोड़ के लिख दिया इसको। फिर ओमेगा की पावर n -1, तो यहाँ से 1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस और -1। यह आपका माइनस ओमेगा की पावर, ये ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n। ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा और 0 बचेगा। इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। और हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान ज्ञात करना है और आपको इस सारणी के इक्वल 0 दे दिया है। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। आपका x यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दी है आपको, लेकिन x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो तीनों रो को मैं प्लस कर देती हूँ या तो तीनों कॉलम को प्लस कर देती हूँ। तो मैं तीनों कॉलम को यहाँ पर प्लस कर रही हूँ। मैं यहाँ पर संक्रिया लगा रही हूँ, c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पर मैंने तीनों को क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया। तो मुझे यहाँ वैल्यू मिल रही है x प्लस 9, x प्लस 9, x प्लस 9, 3, x प्लस 2, 3, 5, 5, x प्लस 4। यहाँ से आपका x प्लस 9 कॉमन है, तो x प्लस 9 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका फिर बचा 1, तीनों 1 हो गया। अब इस 1 की सहायता से जो आपका R2 और R3 वाली जो 1 है उसको आपको क्या करना है, 0 करना है। फिर वही सेम संक्रिया, R2 इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1 और R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। तो हमने वही संक्रिया लगाया, इक्वल टू आपका 0 तो रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, संक्रिया लगाने के बाद वैल्यू 1 3 5 0 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1। अब c1 के सापेक्ष हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। जब हम c1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो ये आपका x प्लस 1 तो रहेगा ही, सॉरी x प्लस 9 तो रहेगा ही। यहाँ पर आप प्रसार करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 0, सॉरी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 0। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 9 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू 1 1 और माइनस 9। तो इस प्रकार हम सारणिकों के गुणधर्म का उपयोग करके बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम को आपको 1 करना है, जैसे कि यहीं पर हमने किया है। संक्रिया लगाना है, चाहे आप रो वाली संक्रिया लगाओ चाहे आप कॉलम वाली संक्रिया लगाओ, जो आपको सुटेबल हो आप वो संक्रिया लगाइए। और आपको कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को आपको 1 करना है। 1 करने के बाद उस एक 1 की सहायता से जो बाकी जो 2 1 वाली वैल्यू रहेगी उसको आपको 0 कर देना है और उसके बाद उसको प्रसार कर देना है। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट हम देखते हैं सारणिकों के अनुप्रयोग। सारणिक का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यदि आपको बोलेगा कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो यदि एक त्रिभुज के 3 शीर्ष मान लेते हैं हम, x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिकों के द्वारा कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का निरपेक्ष मान। और अगर आपको 3 बिंदु दिए हैं और 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त पूछी है, ये 3 बिंदु संरेख है कि नहीं। संरेख का मतलब वो 3 बिंदु आपकी एक ही रेखा में स्थित होनी चाहिए। जैसे ये आपकी रेखा है तो मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है, तो ये तीनों बिंदु इसी रेखा में स्थित है, ये इसकी शर्त है। इसी को हम संरेख बोलते हैं। जब कोई भी 3 बिंदु एक ही रेखा में स्थित है या कितने बिंदु अगर एक ही रेखा में स्थित है तो उन बिंदु को हम संरेख बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर केवल 3 बिंदुओं की बात की है। तो मान लेते हैं 3 बिंदु है आपके A x1 y1 B x2 y2, इसकी वैल्यू आपकी x1 y1 है, B की वैल्यू x2 y2 है और आपकी C की वैल्यू है x3 y3। तो A B C संरेख कब होंगे, यदि x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0।
मतलब यहाँ पर हमें जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था, तो वहाँ पर 1/2 डिटर्मिनेंट आपकी ये वैल्यू थी, तो यहाँ पर 1/2 हटा दीजिए, बस यही वैल्यू रहेगी, इक्वल टू 0 आना चाहिए। मतलब x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे और डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी 0 आ गई। मतलब वो जो 3 बिंदु है आपके सरलरेख हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण अगर आपको निकालना है या फिर वैल्यू चाहिए तो उसे हम क्या करेंगे, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण अगर हमें निकालना है सारणिक के फॉर्म में सॉल्व करना है उसे, तो हम क्या करेंगे, ये आपका x y और ये 1 रहेगा। आपका दो बिंदु क्या रहेगा, x1 y1, ये 1 x2 y2 1। मान लो आपका जो दो बिंदु है, मान लेते हैं ये दो बिंदु है आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 है। तो इस दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो आपका x y और ये 1 रहेगा और जो बिंदु रहेंगे वो यहाँ पर आप लिख देंगे x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको समीकरण मिल जाएगा। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपको दिया है 3 8 -4 2 5 1। त्रिभुज के 3 शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिया, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं जो पहली वाली वैल्यू है वो x1 y1 है, दूसरी वाली वैल्यू है x2 y2 और तीसरी वाली वैल्यू हमारी x3 y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हमारा 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का निरपेक्ष मान। अब यहाँ पर x1 y1 की ये तीनों की वैल्यू आपको पुट कर देना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। जब इसको पुट करके आप यहाँ पर अब इसको पुट करना है, फिर यहाँ पर आप संक्रिया लगा लीजिए ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाए। ये 1 तो है, 1 के सदा से हम इन दोनों को तो 0 कर सकते हैं, तो वहीं पर यहाँ पर हमने फिर वही किया। R2 में हमने संक्रिया लगाई R2 - R1 और R3 में हमने संक्रिया लगाई R3 - R1। तो यहाँ पर जब संक्रिया लगाने पर हमें वैल्यू प्राप्त होती है 1/2 3 8 1 -7 -6 0 2 -7 0। अब ये R1 के सापेक्ष में प्रसार कर दूँगी। R1 के सापेक्ष जब मैं प्रसार करूँगी तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या है, A13 है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो 1/2 आपका यहाँ पर क्या आया, इसके सापेक्ष आपको प्रसार करना है। 7 और 7 का मल्टीप्लाई होगा आएगा 49 और 6 और 2 का मल्टीप्लाई होगा आएगा 12। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 49 -12, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 61/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसलिए क्योंकि ये क्षेत्रफल है और हमें यहाँ पर इसकी इकाई नहीं दी है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इकाई लिख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है सारणिकों के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदु 2 3 -1 -2 और 5 और 8 संरेख है। तो यहाँ पर तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त बतानी है कि तीनों संरेख है। कुछ नहीं करना है, तीनों बिंदुओं को x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लीजिए। संरेख होने की शर्त है, आपको ये डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 दिया है, इसके इक्वल 0 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे। R2 में संक्रिया लगाया है मैंने R2 - R1 और R3 में संक्रिया लगाया है R3 - R1। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब हम इसको प्रसार करेंगे कॉलम C3 के सापेक्ष, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी -15, देन माइनस, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी -15। तो -15 प्लस -15 तो फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर हमने इसको इस सारणी को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू क्या है 0। तो दिए गए बिंदु हमारे क्या होंगे, संरेख। तो इस प्रकार ये आप हमने सारणिक कंप्लीट किया और सारणिक के कुछ क्वेश्चंस भी देखे और सारणिक के गुणधर्म देखे। उप सारणिक क्या होते हैं, सहखंड क्या होते हैं, ये हमने देखा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आव्यूह के सहखंडज एवं व्युत्क्रम।